साथियों, सादर नमस्कार। मैं रमेश मीना। आज हम नैनीताल यात्रा जो मैंने कभी की थी, इसे आप कोरे कागज में लिपिबद्ध ये 2-2.5 पेज की यात्रा जो कभी विद्यार्थी जीवन में की थी, उसके बारे में आपको एक पर्यटकीय दृष्टि से सफर पर ले जाने का प्रयास करता हूं। पहाड़ी शहर में नैनीताल, शिमला, माउंट आबू और अल्मोड़ा जैसे शहर, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि मैदानी शहरों की फितरत से बिल्कुल अलग होती है। इन शहरों की आबो हवा और जीवन यापन करने का तरीका, वो पर्यटक जब इन शहरों में, पहाड़ी शहरों में जाते हैं तो एकदम बदलाव महसूस करते हैं। बहुत ही आश्चर्यचकित और रोमांचित कर देने वाले पल होते हैं जब हम मैदान में लू से झुलस रहे होते हैं। तब इन शहरों, पहाड़ पर दिसंबर जैसा एहसास होता है, खुशनुमा मौसम होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मौसम, जीवन यापन और वहां का आबोहवा पर्यटक को आकर्षित कर सकते हैं। और मौसम किस तरह से बदलता है, ये तो एक वहां जाने वाला ही बता सकता है कि गर्मी में जब हम यहाँ तप रहे होते हैं, तब वहां कभी भी बरसात आ सकती है, और बरसात यूं ही नहीं, झमाझम बरसती है। और दूसरा, इसी संस्मरण में मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब पीएचडी कर रहा था, तब विद्यार्थियों के साथ नैनीताल ट्रिप पर जाता। नैनीताल बस यात्रा पर, जिसमें लड़के और लड़कियां होते हैं, बीए, एमए, एमफिल और पीएचडी। मैं उस समय पीएचडी में था और पीएचडी के महज 4-5 विद्यार्थी ही थे, बाकी सब जूनियर थे। तो लड़के लड़कियों का भेद और लड़कियों का साहस, इसका भी हम जिक्र यहाँ देखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण चीज जो कह सकते हैं, वो जहाँ हम ठहरे, वो था अरविंदो आश्रम, जहाँ पर रात्रि वास किया। तो साथ ही भोजन आदि भी वहां किया गया। नैनीताल में नैनी झील महत्वपूर्ण और आकर्षण का केंद्र है, तो चाइना पीक भी है। मैं चाइना पीक तो नहीं जा सका, और हमारे कोई भी साथी इसलिए नहीं जा सके कि हम कथित सीनियर उन जूनियरों की इस भावना की कद्र नहीं कर सके। ठीक वैसे ही जैसे नई पीढ़ी अक्सर मांग करती है और पुरानी पीढ़ी परंपरा, रिवाजों का हवाला देकर के नकार देती है। तो और अंत में आप शिमला और नैनीताल में तुलना करते हुए पाएंगे। तो देखिए, मैं लिखित संस्मरण का आपके सामने उल्था करता हूँ। मुझे लगता है कि आप भी एक तरह से नैनीताल में ही होंगे। कुछ देर के लिए, करीब 15-20 मिनट आप नैनीताल की शेयर कर सकते हैं। 22 मीटर की ऊंचाई पर बसा नैनीताल लगता है जैसे प्रकृति के आंचल में खिला हुआ गुलाब का फूल। ये शहर प्रकृति की गोद में पल बढ़कर ही बड़ा हुआ। लंबे लंबे पेड़ों के बीच से रंग बिरंगे झांकते मकान एक अलग ही प्रकार का नजारा पेश करते हैं। इस दृश्य को हूबहू कलमबद्ध कर पाना कितना मुश्किल है। आंखें जिसे देख रही है, उसे मन महसूस कर रहा है, पर दोनों के काम को कलम अपने तरीके से संपन्न करती है। और यही कारण है कि जैसा हम महसूस करते हैं, शायद वैसा करें।
हूबहू लिपिबद्ध करना हर कलमकार के बस का नहीं है। इस अर्थ में मैं अपनी सीमा आपको बताए देता हूँ। सड़क को देखकर, जिस मार्ग से हम नैनीताल की तरफ यात्रा कर रहे थे, सड़क को देखकर एक बार भी लगता है जैसे विशाल का सांप ऊपर नीचे आ जा रहा हो। सड़क की तरह घूमती हुई सड़क का अंतिम छोर भले ही पास ही लगता हो, पर वहां तक पहुंचने में काफी वक्त लग जाया करता है। पास ही दिख रहे स्थान तक पहुंचने में शरीर को काफी पसीना बहाना पड़ता है। वैसे यहाँ पसीना बहुत नहीं निकलता, चाहे आपकी सांस कितनी ही फूल क्यों न जाए। पसीना तो तब आता है जब गर्मी हो। वैसे जब दिल्ली से चले थे तब हम पसीने से तरबतर थे, पर इस शहर में आते ही लगता है बरसात में सर्दी का महीना आ गया। जुलाई में कड़कड़ाती ठंड का एहसास का ही दूसरा नाम है नैनीताल, शिमला, माउंट आबू। तो सुनिए नैनीताल की रात किस तरह से बीती। रात में सोने लगे तो दो दो कंबल ओढ़ने पड़े, तब जाकर कपकपी कुछ कम हुई। हमें रहने के लिए डॉर्मेट्री दिया गया, यानी एक के ऊपर एक दूसरे का बिस्तर लगा था। कुछ नींद आई, कुछ नहीं, क्योंकि मेरा बिस्तर हिल रहा था बीच बीच में। लगता था जैसे भूकंप आ रहा हो। क्या पहाड़ों पर हर वक्त भूकंप के झटके आते रहते हैं, या फिर नीचे वाला कंपकपा रहा है जिससे मेरा बिस्तर हिल रहा है? कुछ भी हो सकता है। ये पहाड़ जो ठहरा, यहाँ की जिंदगी काफी अलग तरह की है और अनूठी भी। इस शहर में अगर कहीं समतल मैदान आता है तो सिर्फ नैनीताल स्टेडियम आने पर। इसी स्थान पर छोटी छोटी दुकानें लगी हुई। बरसात काफी तेज हुई थी, इसलिए भीगते हुए हम सब अलग अलग समय में घूम रहे थे। पास ही में ताल है जिसमें बोटें पड़ी हुई थी, जिसमें यात्री बैठकर मौज मस्ती कर रहे होते हैं। इसी स्थान से पूर्व की तरफ निगाह करते हैं तो नैनीताल की बसावट आश्चर्यचकित कर देती है, रोमांच में डाल देती है। ऊपर उठती हुई पहाड़ियों के दोनों छोरों पर मकान बने हुए हैं जो पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाते हैं। हमारे नैनीताल में उतरने के बाद से ही बरसात लगातार हो रही थी। बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बगल से गुजरने वाले बादलों से ऐसा एहसास होता है जैसे रूई के बीच में हम खो से गए। सड़क भीगी हुई है। सड़क की ढलान पर चलते हुए हर समय लगता है कि कहीं फिसल न जाए। पूरा शहर ही ढलान पर बसा हुआ है। या तो सड़क ऊपर की तरफ चढ़ती है या नीचे की तरफ उतरती है, जैसे सांप की तरह चढ़ते और उतरते हैं। यहाँ चलने वाला या तो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है या नीचे की तरफ उतर रहा होता है। हम समतल रोड के लिए तरस से जाते हैं, क्योंकि हम मैदान से वहां पहुंचते हैं। हमारे पैरों की आदत होती है समतल में चलना, और यहाँ या तो चढ़ना है या फिर नीचे उतरना है। शाम के वक्त अरविंदो आश्रम से निकलकर हम झील की तरफ जाते हैं। वहां बड़ी चहल पहल दिखाई देती है। कैमरे के फ्लैश बार बार चमक उठते हैं। यात्रा का यह दूसरा दिन था और बरसात सुबह से ही होने लगी थी। खिड़की खोलकर देखा तो 10 मीटर तक की वस्तु भी नहीं दिखाई दे रही। एक तरह से कोहरा छा गया है। सफेद बादलों के पार न देख पाने से ऐसा लगने लगा कि हमारी दुनिया भी उतनी ही छोटी हो गई है जितनी दूर तक हमें दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम घने कोहरे में कैद हो। कल बारिश में अच्छी तरह से भीग चुके थे, इसलिए मुझे आज बारिश में भीगकर पुनः घूमना अनुचित जान पड़ा। अन्य दोस्त भी महसूस कर रहे थे तो सहमत हो गए। इस तरह हम अरविंदो आश्रम में कैद होकर रहते हैं
हम 4-5 सीनियर पीएचडी करने वाले, बाकी हमारे जूनियर लड़के लड़की बीए एमए करने वाले फिर पुनः नैनीताल पहुंच गए। शाम का वक्त था। एक भीगी हुई लड़की हमारे कमरे में प्रवेश करती है। वो बोली, सर कोई सूखी हुई टी शर्ट हो तो दीजिए ना, सारे ही कपड़े भीग गए। वास्तव में वह थर थर कांप रही थी। उसके जाने के बाद एक एक कर अन्य लड़कियां भी हमारे कमरे में प्रवेश करती है। पहली वाली ने अपने कमरे में जाकर हालचाल जो बताए कि सीनियरों के पास बहुत सारे सूखे कपड़े हैं। क्योंकि वो दिन भर कमरे में बंद थे और बाकी सब नैनीताल भीगते हुए घूम रहे थे। बाद में सोचने लगा कि लड़की होना कमजोर होना नहीं है। क्योंकि हम बरसात से डरकर कमरे में बंद रहे और वे लड़कियां नैनीताल का चक्कर काट रही थी। जिस समय हम वरिष्ठ छात्र होकर कमरे में बंद थे, उस समय लड़कियां नैनीताल की वादियों के चप्पे चप्पे को नाप रही थी। वे यहां तक कह रही थी कि हम कल चाइना पीक जाएंगे। यह सुनकर मैं दंग रह गया। ऐसी बरसात में पहाड़ियों पर चढ़ना खतरे से खाली नहीं है। लैंडस्लाइड कभी भी हो सकता है। बरसात में ये डर बना ही रहता है। पहाड़ धसक सकते हैं। हमारे राजी न होने पर चाइना पीक तक जाना स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन वे फिर से नैनीताल के लिए निकल पड़ती। शायद वे नैनीताल को पुनः देखने का वो संवरण नहीं कर पा रही थी। यही पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का अंतर है। ये अंतराल महज 2-3-4 साल का इधर समाज में, परिवार में ठीक कितना अंतर कर देता है। शाम को दिल्ली लौटना सुनिश्चित हुआ। अरविंदो आश्रम से लेकर मुख्य सड़क की दूरी 1-1.5 किलोमीटर होती है। हमें भीगते हुए पार करना था। बस का कोई घंटा भर इंतजार करने पर भी जब बस नहीं आई, तब लड़के लड़कियां एक दूसरे से मजाक करते हैं। वो मजाक करते करते एक लड़की बोली, अरे यार, अगर बस नहीं आ रही है तो मैं तो चला पैदल। एक लड़का बोला, सुबह तक तो दिल्ली पहुंच ही जाऊंगा, तुम लोग मेरा सामान पीछे बस में लेते आना। जो कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो बताओ। उसने एक तरह से घोषणा कर दी और कह दिया कि कौन वीर है जो मेरे साथ पैदल चल सकता है। इस पर एक लड़की की आवाज आई, हाँ हाँ मैं भी चलती हूँ। ये सुनकर दूसरा लड़का बोला, मैडम रात को शेर भी घूमते हैं। वह बोली, तो क्या हुआ, साथ में एक टार्च भी होगी। और सुना है उजाले से जंगल के जानवर दूर भाग जाते हैं, कम से कम आक्रमण तो नहीं करते। मुझे इस लड़की का पहाड़ी पर गहराती रात के अंधेरे में यूं बोलना रानी झांसी की याद दिला जाता है। कल भी यही लड़की चाइना पीक पर जाने का कह रही थी। हम घाटी से नीचे उतर रहे हैं। कम दबाव के कारण 8-10 लड़कियों को उल्टियां होने लगती है। पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर गाड़ी के चलने से अधिकांश सवारियों के साथ ऐसा हो जाता है। गाड़ी के मैदान में आ जाने पर सब कुछ सामान्य हो जाता है। अब मौसम भी पलटी मार जाता है। जो ऊपर ठंड थी, ऊपर जो बरसात थी, बादल झमाझम बरस रहे थे, नीचे उतरे तो हवा गरम गरम चल रही होती है। बादल एकदम गायब। अब बस सर्पाकार न चल कर के सीधी चलती है। बरसात ने नैनीताल यात्रा का सारा मजा किरकिरा कर दिया।
अरविंदो आश्रम के मैनेजर से आश्वासन पाकर हम लौट आते हैं, ये कहते हुए कि फिर कभी आएंगे। लेकिन उसने ये भी बताया कि मई जून में बरसात कम होती है, तब तो अगली छुट्टियों में अवश्य आएंगे, तब नैनीताल को अच्छी तरह से देखेंगे। आखिर मुझे वह दृश्य भी तो लेना है जिसमें पहाड़ के किनारे से बगल से बादल इस तरह से गुजरते हैं जिसे रुई के फोए गुजर रहे हों। आज इस घटना को कोई 24-25 साल हो गए। मैं वापस नैनीताल नहीं जा सका। नैनीताल की जगह शिमला 3-4 बार अवश्य जाना हुआ। तो शिमला देखने के बाद और माउंट आबू भी 2-3 बार जाने के बाद ऐसा लगता है कि दोनों शहर की फितरत में काफी समानता है। मैदानी इलाके में बसे बड़े बड़े शहर जहां आबादी सघन होती है, प्रदूषण होता है, गर्मी में लू झपट्टा मारती है, ऐसे में यहाँ पहाड़ पर ठंडी ठंडी हवा बहती है, बल्कि हमें कंबल में दुपक करके रहना पड़ता है। या कभी भी बरसात भी हो जाती है, तो ऐसे में देखिए नैनीताल और शिमला में क्या अंतर होता है। नैनीताल की जगह शिमला 3-4 बार जाना हुआ। दोनों की बसावट पहाड़ी पर है, पर दोनों की पहाड़ियों में काफी अंतर है। अब आके देखेंगे कि अंतर किस तरह से है। एक कटोरे की शक्ल में है, यानी नैनीताल जो नैनी झील है बिल्कुल निचले इलाके में है। वहां से पहाड़ ऊपर उठता है, ऊंचा उठता जाता है, उसी के साथ मकान, आवासीय मकान ऊपर उठते जाते हैं। इस तरह के कटोरे का आवास देता है नैनीताल। तो दूसरा उल्टे कटोरे की तरह कह सकते हैं, जैसे उल्टा कटोरा रख दिया गया हो। शिमला राजधानी होने से कई पहाड़ियों को घेर चुकी है। आसपास राज्य के धनी लोगों ने यहाँ डिब्बे नुमा मकान बना कर इतना तंग कर दिया है कि चलते वक्त पीठ से पीठ टकराती है, कंधे से कंधे अड़ते हैं। बढ़ती भीड़, गाड़ियों के चिल्लपों ने वातावरण इतना दूषित कर दिया है कि बस स्टैंड के आसपास सांस लेने में दिक्कत आती है। गर्मी भी बढ़ने लगी है, यहाँ तक कि कई स्थानों पर शिमला में पंखे चलने लगे हैं। पानी की शुद्धता संदिग्ध लगती है। यात्री एक साथ हाथ में बैग, दूसरे में मिनरल पानी की बोतल लिए हुए दिखाई देते हैं। पॉलीथीन को चाहे जहां फेंकने से मोटर गाड़ियों की तादाद बढ़ने से पर्यावरण उतना साफ नहीं रह गया। कल तक यहाँ की जो एकमात्र हवा शुद्ध कहलाती रही, पर बढ़ते हुए ट्रैफिक ने पहाड़ियों को धुआं कर डाला। इन पहाड़ी शहरों में भी वही महानगरीय आपाधापी होने लगी है। इसके अलावा जब मैं शिमला जाता तो शिमला की एक और रोचक बात जो हर पहाड़ की होगी, आप कितने शुद्ध वातावरण में रहते हैं, कितनी शुद्ध हवा लेते हैं, बावजूद इसके कि हिमाचल की राजधानी शिमला होने के कारण यहाँ आबादी सघन हो चुकी है, आबादी बढ़ रही है, पर्यटक जिस तरह से आती है, गाड़ियां उतनी आती हैं। लेकिन राजधानी के अलावा अगर आप अन्य शहरों में जाएंगे तो आपको बेशक दिल्ली, चेन्नई, बम्बई की तुलना में कई लाख गुना साफ सुथरी हवा मिलेगी। और अभी भी शिमला में जब आप रहते हैं, रात गुजारते हैं तो मच्छर मुक्त, दिन गुजारते हैं तो मक्खी मुक्त। और आप जब चलते हैं तो पसीना नहीं आता, कपड़े आप आदतन धोते हैं, कपड़े गंदे नहीं होते, मक्खी मच्छर से साफ सुथरा। यहाँ तक कि मैं जब दिल्ली रहता हूँ या बूंदी, कोटा रहता हूँ तो एलर्जी के कारण छींके आया करती। थोड़ा सा पंखा तेज हो जाए, यहाँ ठंडा मौसम हो, पंखा चलता रहे तो छींके बार बार आएगी, नाक टपकने लगे। लेकिन मैं जितने भी दिन महीने शिमला रहता हूँ
तो यहाँ तक कि जुकाम भी नहीं होती। इससे पता चलता है कि मक्खी मच्छर से रहित ये पहाड़ी शहर स्वास्थ्य के लिए कितने मुनासिब है। और हम जो समतल मैदान में रहने वाले हैं, उपभोक्तावाद से प्रभावित है, बाजार की गिरफ्त में है, और बाजार विज्ञापनों से हमारे दिमाग को बंद किए दे रहा है। वो हर वक्त कहता है हमें खरीद लो, हमें खरीद लो और हमें उपभोग कर लो। इस तरह से उपभोग करते करते यही लोग जब पहाड़ी शहरों में जाते हैं तो उसे गंदा किए दे रहे हैं। तो साथियों, जब भी आप किसी पहाड़ी शहर पर जाएं तो आपकी गंदी आदत को भी अपने शहर ही छोड़ करके जाएं और लुत्फ उठाएं उस प्राकृतिक शहर का। प्रकृति जहाँ है शुद्ध रूप से उसे शुद्ध बनाए रखें। प्रकृति है तो ईश्वर है। हमने ईश्वर को नहीं देखा। ईश्वर को देख सकते हैं हम पहाड़ पर जाकर के, प्रकृति के नजदीक जाकर के, पेड़ों के पास, हरितमा में कलकल करते हुए इस पानी में, पहाड़ के किनारे से गुजरते हुए बादलों में आप प्रकृति ही तो देखते हैं। और हम क्या है, प्रकृति के सिवाय हम सब कुछ प्रकृति का दिया हुआ है। हम सांस लेते हैं उस हवा से, हम वही खाते हैं जो प्रकृति हमें देती है। हम वो नहीं पहनते जो प्रकृति देती है, हम वो नहीं खा रहे जो प्रकृति दे रही है, हम वो नहीं पी रहे जो प्रकृति दे रही है। इसलिए हम लगातार प्रकृति से दूर हो रहे हैं। और जब भी हम पहाड़ की तरफ जाते हैं तो बाजार को साथ लिए जाते हैं, और इस तरह से इन पहाड़ी शहरों को भी हम अपनी गंदी आदतों से गंदा किए दे रहे हैं। कृपया माफ करें कि हम अपनी गंदगी साथ लेकर के न जाए। हम जब ईश्वर में अगर विश्वास करते हैं तो आप जब मंदिर में जाते हैं पत्थर की मूर्ति के सामने होते हैं, लेकिन जब आप पहाड़ पर जाते हैं तब आप साक्षात ईश्वर में होते हैं, ईश्वरमय होते हैं, ईश्वर के साथ होते हैं। इतने सात्विक होकर के अगर आप पहाड़ पर जाएं तो पहाड़ का कोई भी शहर गंदा नहीं हो सकता। धन्यवाद।